In this video, we are going to discuss extra question answers of chapter 2, class 7th history. Question number 1. Which new dynasties emerged after the 7th century in subcontinent? सबकॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी के बाद कौन कौन सी नई डायनेस्टी सामने आई? मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी लाइक गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास एंड चमांस और चौहान. Who were सामंत्स? What service did they provide to the existing kings? सामंत कौन थे और जो वर्तमान राजा होते थे उनकी वो क्या सेवा करते थे, क्या सर्विस देते थे उन्हें? सामंत वर बिग लैंड लॉर्ड्स. सामंत बड़े बड़े जमींदार थे और वॉरियर चीफ या वॉरियर चीफ थे, सेनापति थे. इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में. एग्जिस्टिंग किंग्स कंसिडर्ड देम एज देयर सबॉर्डिनेट्स. जो उस समय के वर्तमान राजा होते थे वो उन्हें अपना सबॉर्डिनेट मानते थे, यानी कि अपने से छोटा मानते थे. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सामंत्स. अब जो सेवाएं सामंत देते थे वो थी, नंबर 1, सामंत्स ब्रोट गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. अपने राजा के लिए या अपने लॉर्ड के लिए सामंत गिफ्ट लेके आया करते थे. दे रिमेन प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स और फंक्शंस ऑर्गेनाइज बाय देम. जो फंक्शन होते थे या कोर्ट दरबार लगता था उसमें वो प्रेजेंट रहते थे. दे प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. वो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट देते थे. वॉट हैपन व्हेन सामंत्स गेन पावर. क्या हुआ जब सामंतों को पावर मिल गई? व्हेन सामंत्स गेन पावर इन वेल्थ. जब सामंत्स को पावर मिल गई, वेल्थ मिल गई, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी मेक सामंता, यानी कि महामंडलेश्वर. तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो महामंडलेश्वर हैं. महामंडलेश्वर का मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और ए रीजन. किसी भी रीजन का या सर्कल का सबसे बड़ा लॉर्ड, स्वामी. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. कभी कभी तो वो अपने लॉर्ड से, अपने यानी कि राजाओं से आज़ादी अपने आप ही मान लेते थे कि हम उनसे आज़ाद हो गए हैं. इन द मिड 18th सेंचुरी, अभी साहब एग्जाम्पल हैं कि ऐसा किस किस ने किया. इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा, जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ थे, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड. उन्होंने अपने चालुक्य मालिक को, राजा को मानने से मना कर दिया. एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल. और एक रिचुअल, एक परंपरा बनाई, परफॉर्म करी. हिरण्यगर्भा, जिसका नाम था हिरण्यगर्भा. हिरण्य इस तरीके से लिखा जाएगा और गर्भा मीनिंग द गोल्डन वूम, जिसका मतलब होता है गोल्डन वूम. हाउ डिड द राष्ट्रकूटास गेन पावर एंड इंडिपेंडेंस. राष्ट्रकूटों को इंडिपेंडेंस और पावर कैसे मिली? राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल इन द फॉलोइंग मैनर. राष्ट्रकूटास वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. राष्ट्रकूट कर्नाटका के चालुक्यों के सबॉर्डिनेट थे. इन द मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा, जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ थे, ओवरथ्रू विद चालुक्यन ओवरलॉर्ड. उन्होंने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को मानने से मना कर दिया. ही परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. उसने एक रिचुअल किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणों की हेल्प से. This ritual was then considered to lead the rebirth of the sacrificer. इस रिचुअल का मतलब था कि सैक्रिफाइसर, यानी कि जिसने सैक्रिफाइस किया है, आहुति दी है, उसका रीबर्थ हो गया एज क्षत्रिय के रूप में. इवन इफ ही वॉज नॉट क्षत्रिय बाय बर्थ. चाहे वो बर्थ से क्षत्रिय ना हो, लेकिन वो ये रिचुअल करने के बाद क्षत्रिय बन गया. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ सामंत एस्टेब्लिशिंग देयर किंगडम. सामंतों का एक एग्जाम्पल दीजिए कि उन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया. सम अदर सामंत फ्रॉम रिस्क टेकिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स. कुछ दूसरे सामंतों ने मतलब रिस्क, फैमिली के लिए रिस्क लेते हुए
उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल को अपना राज्य बनाने के लिए यूज़ किया। कादम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स। ये दोनों यानी कि कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार राजा थे हरिचंद्रा, ये ब्राह्मण थे। दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन, इन्होंने अपने पारंपरिक प्रोफेशन को त्याग दिया यानी कि ब्राह्मण के रोल को त्याग दिया। एंड टुक टू आर्म्स, और हथियार उठा लिए यानी कि क्षत्रिय बन गए। दे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम्स इन कर्नाटका, उन्होंने कर्नाटका में किंगडम स्थापित किया। एंड राजस्थान, और राजस्थान में भी। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, वो टाइटल्स डिड द न्यू किंग्स अडॉप्ट, नए राजाओं ने क्या क्या टाइटल अपनाए। मैनी ऑफ द न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, बड़े दिखने वाले, जिनसे बड़ा रुतबा रिस्पेक्ट बढ़े, ऐसे ऐसे टाइटल्स उन्होंने रखे। दीज टाइटल्स वर, जैसे महाराजा अधिराज, ये टाइटल लिया। महाराजा अधिराज का मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं का भी राजा। त्रिभुवन चक्रवर्तीन, त्रिभुवन का मतलब है तीनों लोकों का, चक्रवर्तीन यानी कि राजा, मीनिंग लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि तीनों दुनिया का स्वामी। तो इस प्रकार से बड़े हाई टाइटल्स उन्होंने लिए। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ऐसे क्लेम्स के बावजूद, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंट्स, वो अपने सामंतों के साथ अपनी पावर शेयर करते थे। एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण, पीजेंट किसान, ट्रेडर्स व्यापारी, ब्राह्मणों के साथ अपनी पावर शेयर करते थे। फ्रॉम वेगर डिड रिसोर्सेज कम टू दीज स्टेट्स, इन स्टेट में रिसोर्सेज कहाँ से आते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट, इन स्टेट में रिसोर्सेज केम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से रिसोर्सेज आते थे यानी कि पैसा। लाइक पीजेंट किसानों से, कैटल कीपर जो पशुओं को पालते थे, आर्टिजन्स जो मतलब स्किल्ड लोग होते थे। दे वर ऑफन परसुएडेड और कॉम्पेल्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन, उन्हें प्रेरित किया जाता था या विवश भी किया जाता था कि जो भी उनका प्रोडक्शन है उसका एक हिस्सा वो दे राजा को। समटाइम दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू ए लॉर्ड क्लेमिंग हिज ओनरशिप ऑफ द लैंड, और कभी कभी तो इसे रेंट माना जाता था क्योंकि उस लैंड जिस पे वो खेती करते थे वो राजा ही उसका स्वामी होता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे उनसे रेवेन्यू यानी कि टैक्स लिया जाता था। वो डू इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज रेफर टू एज 400 टैक्सेस, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, आप जानते हैं पत्थर पे लिखा हुआ, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें 400 टैक्सेस का जिक्र है। क्या थे वो? द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु, चोलों के वो इंस्क्रिप्शन जो कि तमिलनाडु में राज्य करते थे, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, वहाँ पर अलग अलग तरीके के टैक्सेस के लिए 400 से ज़्यादा नाम आए हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्स इज़ वैटी, जो सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र आता है वो टैक्स है वैटी। टेकन नॉट इन कैश, ये कैश में नहीं दिया जाता था, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती मेहनत करवाई जाती थी, श्रम करवाया जाता था। एंड कदामाई, जो कि लैंड रिवेन्यू होता था यानी कि ज़मीन पे जो टैक्स लगता था। अदर टैक्सेस वर ऑल्सो चार्ज, दूसरे टैक्सेस भी लिए जाते थे। टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज, घर पर छप्पर लगाने के लिए टैक्स लगता था। द यूज़ ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए जो लैडर सीढ़ी का यूज़ होता है उस पर टैक्स लगता था। एसेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, और जब एक फैमिली की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को मिलती थी या अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलती थी फैमिली में ही, तो उस पर भी टैक्स लगता था। हाउ वर रिसोर्सेज यूज इन द पीरियड 7th to 12th सेंचुरी, 7 से लेकर 12th सेंचुरी तक में रिसोर्सेज कैसे यूज होते थे। द रिसोर्सेज वर यूज इन द फॉलोइंग वेज, टू फिनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, राजा के जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते थे उनको पैसा देने के लिए। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, जो टेम्पल होते थे और किले होते थे उनके बनाने के लिए यूज़ होता था। टू फाइट वॉर, लड़ाई लड़ने के लिए, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर,
जिससे कि बदले में और अधिक वेल्थ मिलती थी लूट के रूप में, क्योंकि जो हारने वाला होता था वहाँ से लूट लेके आते थे, तो वो उससे और अधिक वेल्थ बढ़ जाती थी। टू एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, लैंड और ट्रेड रूट्स तक पहुँचने के लिए। हु कलेक्टेड द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था? द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। जो रेवेन्यू को इकट्ठा करने वाले लोग होते थे, फंक्शनरीज होती थी, वो प्रभावी फैमिली से ही रिक्रूट की जाती थी, भर्ती की जाती थी उनके। देयर पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, उनकी पोजीशन ज़्यादातर हेरिडिटरी होती थी, यानी किसी के फादर अगर रेवेन्यू कलेक्शन में है तो उनका बेटा भी उसी में होगा। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, यही बात आर्मी में भी सच थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैल्ड दिस पोजीशन, और ज़्यादातर तो जो राजा के नज़दीकी रिश्तेदार होते थे वही ये पोजीशन संभालते थे। व्हाट वर प्रशस्तीज, प्रशस्ति क्या थी? प्रशस्तीज वर द सर्टिफिकेट्स विच कंटेन डिटेल्स दैट माइट नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में एक ऐसे वो सर्टिफिकेट होते थे जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता था, जिनमें कि वो सब डिटेल होते थे जो शायद सही नहीं भी होते थे। दे टोल्ड हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स, उनमें बताया जाता था कि राजा अपने आप को कैसे लिखवाना चाहता है, कैसे वर्णन करवाना चाहता है, यानी कि वेलिएंट, ब्रेव पर्सन के रूप में, विक्टोरियस, वॉरियर्स, विजेता के रूप में। दीज वर कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स, जो विद्वान ब्राह्मण होते थे वो इन्हें लिखते थे। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे राजा की। हाउ वर ब्राह्मण्स रिवार्डेड, ब्राह्मण को रिवार्ड कैसे मिलता था? किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड, किंग्स ब्राह्मणों को ज़्यादातर लैंड की ग्रांट देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट पे उनका रिकॉर्ड होता था। द प्लेट्स वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और ये प्लेट उसको दी जाती थी जिसको लैंड दी गई है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट, नागभट्ट की अचीवमेंट बताइए। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज, बहुत सारे रूलर ने अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति में बताया है। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत, एक प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखी गई है, एंड फाउंड इन ग्वालियर, ग्वालियर में मिली है ये मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट, ए प्रतिहार किंग, एक प्रतिहार किंग हुए नागभट्ट, उनके कार्यों का वर्णन, उपलब्धियों का वर्णन इसमें लिखा गया है। इट फॉलो लाइक दिस, प्रकार से ये दिस किंग ऑफ आंध्र, सैंधव यानी कि सिंध जिसे आप कहते हैं, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम, उसके आगे वो हार गए, झुक गए। इवन एज ही वॉज ए प्रिंस, जब वो प्रिंस था। ही वन ए विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, जो कि कन्नौज के रूलर थे, उन्होंने उसके ऊपर भी जीत हासिल करी। ही डिफीटेड द किंग ऑफ बंगा, जो बंगाल का पार्ट था उसको हरा दिया। अनारता पार्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात का पार्ट था। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। किराता फॉरेस्ट पीपल, और तुरुष्का यानी कि तुर्क्स। वत्सा यानी कि मत्स्य, बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, जो कि ये दोनों नॉर्थ इंडिया की किंगडम है, इन सब को हराया। वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट कल्हण्स राइटिंग, कल्हण की राइटिंग के बारे में क्या चीज़ अस्वाभाविक है? अनयूजुअल थिंग फॉर द 12th century वॉज ए लॉन्ग संस्कृत पोएम, 12th century में एक बड़ी लंबी संस्कृत की पोएम लिखी गई कल्हण के द्वारा। इट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, इसमें राजाओं की हिस्ट्री थी, हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर पे राज्य किया। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण, ये कल्हण नाम के एक ऑथर के द्वारा लिखी गई थी। ही यूज ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया। दे इंक्लूडेड द फॉलोइंग, जिसमें ये शामिल थे। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को, यानी कि जो शिलालेख होते हैं, डॉक्यूमेंट जो लिखे हुए मैटर मिला, आई विटनेसेस अकाउंट, जो लोगों ने अपने आँखों से देखा था और वर्णन लिखे गए थे उनके, अर्लियर हिस्ट्री, और जो उससे पहले की हिस्ट्री थी, उन सबको इसमें
कंसिडर करके उसके आधार पे लिखी। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति के राइटर्स की तरह से नहीं थी, उसमें वो वही लिखते थे वो जो राजा कहता था। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स, उसने यानी कल्लन ने अपनी कविता में रूलर्स को की आलोचना भी करी है, उनको क्रिटिसाइज किया है, एंड द पॉलिसी, उनकी पॉलिसी को भी। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या दिया जाता था? द फॉलोइंग वर गिवन विद द लैंड, बाउंड्रीज मेड ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड थॉर्नी बुशेस। लैंड की जो बाउंड्री होती थी वो कटीलेदार बुशेस से या एम्बैंकमेंट मेड बनी हुई होती थी। फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते थे वहाँ पर, गार्डन्स होते थे, ऑर्चर्ड्स बगीचे होते थे, वेल्स, ओपन स्पेस, पास्चर लैंड यानी कि चराने की जगह, ग्रास लैंड, प्लेटफॉर्म, चबूतरे, बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते, डिचेज, खाई, रिवर्स, नदियाँ, सिल्ट लैडन लैंड्स, जो पानी के नदी के में बह के आता है वो वाली लैंड दी जाती थी, जो कि बड़ी फर्टाइल होती थी। उसे जो नदी में नीचे तली में बह के आता है सॉयल, उसे सिल्ट कहते हैं। ग्रैंडीज, स्टोर हाउस, फिश पॉन्ड्स होते थे, डीप लेक, बड़ी बड़ी गहरी झीलें होती थी। वॉट वर द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकार क्या थे? हु रिसीव्ड लैंड, जो लैंड जिन्हें मिलती थी, लैंड ग्रांट ड्यूरिंग चोला रूल, जो चोलों का राज्य था उसमें। दोज हु रिसीव लैंड ग्रांट्स कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसे लैंड मिलती थी वो वहाँ से अलग अलग तरीके से टैक्स इकट्ठा कर सकता था। एज जुडिशियल फाइन, फाइन के रूप में। ऑन बीटल लीव, जो पान की पत्तियाँ होती हैं, वोवन क्लोथ, बुने हुए कपड़े, एंड वही इन पर टैक्स लेता था। दे कुड बिल्ड बिल्डिंग्स विद बेक्ड ब्रिक्स, वो पक्की हुई ईंटों से बिल्डिंग बना सकते थे। हैविंग अपर स्टोरी, जिसमें ऊपरी मंजिल भी होती थी। गेट वेल डग, कुएँ खुदवा सकते थे। कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड, नहरें बनवा सकते थे। प्लांट ट्रीज, थॉर्नी बुशेस, ट्रीज और कटीलेदार बुशेस लगा सकते थे। स्टॉप वाटर वेस्टेज, पानी की वेस्टेज रोक सकते थे। एंड बिल्ड एम्बैंकमेंट्स, और एम्बैंकमेंट यानी कि रोक बना सकते थे, जिसे मेड कहते हैं।